हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीट त्रिशूल पीवाईक्यू सीरीज। अब हम डिस्कस करने जा रहा है पी ब्लॉक 15th ग्रुप टू 18th ग्रुप पीवाईक्यू। फर्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड नाइट्रोजन एग्जिबिट्स हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट। देखो, अगर आपने नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड किया, NH4 में ऑक्सीडेशन स्टेट नाइट्रोजन का -2 आ रहा है, एंड NH3 में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -3, N3H में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1/3 एंड NH2OH में नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट -1। तो ये वैल्यूज में हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कौन है? -1/3। इसीलिए तो आंसर होगा। नेक्स्ट, nitrogen forms N2 but phosphorus does not form P2. However, it converts P4. Reason is okay. क्वेश्चन ये है कि नाइट्रोजन N2 के जैसे एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन P ट्रिपल बॉन्ड P के जैसे एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। लेकिन P फास्फोरस एग्जिस्ट एज P4 अगर देखा तो फास्फोरस के बीच में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट हो रहा है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड एग्जिस्ट नहीं हो रहा है। तो इसका एक्चुअली रीजन क्या है? ग्रुप में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? साइज बढ़ते जा रहा है। नाइट्रोजन से फास्फोरस का साइज बढ़ते जा रहा है। अभी नाइट्रोजन में रहने वाला ऑर्बिटल का कंपैरिजन में फास्फोरस में रहने वाला ऑर्बिटल का साइज बढ़ गया। साइज बढ़ने के वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम रहता है, देयरफॉर पी पाई बॉन्ड वीक रहेगा। इसी के वजह से फास्फोरस नॉट एबल टू फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड, एज ए रिजल्ट इट कैन फॉर्म single bonded connectivity is having P4 molecule। और इनफैक्ट ये कि नाइट्रोजन का कंपैरिजन में फास्फोरस में कैटेनेशन टेंडेंसी ज्यादा रहती है, इसलिए फास्फोरस कैन फॉर्म ऐसा चेन लाइक वन। अब देखो बेटे, क्वेश्चन ये दिया कि यूरिया रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म ए, which will decompose to form B. B when passes through Cu2 plus aqueous deep blue color solution C formed। एक्चुअली उन्होंने दिया यूरिया दिया। अभी ये यूरिया किसके साथ रिएक्ट हो रहा है? H2O के साथ। H2O के साथ रिएक्ट होने के बाद आपको NH2CO वो अमोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब इसको फर्दर हीट करने से आपको अमोनिया एंड CO2 मिल जाएगा। अभी इसमें जो मिला अमोनिया क्या कर रहा है? एक्वस Cu2 प्लस के साथ मिल रहा है। कॉपर का मैक्सिमम कोऑर्डिनेशन टेंडेंसी 4 है, इसलिए एक्वस कॉपर 4 अमोनिया के साथ मिलके एक ब्लू कलर ब्लू कलर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, दैट इज कॉपर टेट्रामोनियम। नेक्स्ट, अब देखिए, व्हेन कॉपर इज हीटेड विथ कॉन्सनट्रेटेड HNO3 इट प्रोड्यूसेस HNO3 is a strong oxidizing agent है, a strong oxidizing agent। ये क्या करेगा? Cu को Cu2 प्लस में ऑक्सीडाइज करेगा, एंड ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट HNO3 खुद NO2 के जैसा रिड्यूस हो जाएगा। कभी भी अपने कॉन्सेंट्रेट HNO3 रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट किया, वो NO2 के जैसा रिड्यूस होने वाले। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? CuNO3, कॉपर नाइट्रेट एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब देखेंगे, जिंक गिव्स H2 विथ H2SO4 एंड HCl बट नॉट विथ। इधर क्वेश्चन ये है कि अगर जिंक H2SO4 को ऐड किया तो क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है।
एंड H2, जिंक रिप्लेसिंग हाइड्रोजन। वैसे जिंक H2SO4 के साथ रिएक्ट हुआ, HCl के साथ रिएक्ट हुआ, तो जिंक क्लोराइड एंड H2 प्रोड्यूस हो रहा है। इधर जिंक H2SO4 एंड HCl के अंदर रहने वाले H को रिप्लेस कर रहा है, लेकिन कॉन्सेंट्रेट HNO3 के साथ H2 रिप्लेस नहीं कर रहा है। इसका रीजन क्या है? सर इधर कॉन्सेंट्रेट HNO3 इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, अनलाइक H2SO4 एंड HCl। H2SO4 HCl स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, लेकिन दे आर नॉट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स है। अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखा, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के हिसाब से देखा जाए, जिंक having more negative reduction potential than हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल अगर आपने लिया जीरो रहेगा, लेकिन जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव रहेगा। एक्चुअली जिंक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, लेकिन इधर रिप्लेस करने से पहले HNO3 उनका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ के वजह से क्या करेगा, जिंक को Zn2+ में ऑक्सीडाइज करेगा एंड खुद NO2 में रिड्यूस हो जाएगा। तो इसलिए आपका आंसर क्या होगा? डी, NO3 इज रिड्यूस्ड, मतलब HNO3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। ओके, इसलिए आंसर डी होगा। क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिलेटेड टू PCl5। उन्होंने फास्फोरस पेंटाक्लोराइड दिया, उसके बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिया, उसमें कौन इनकरेक्ट स्टेटमेंट उन्होंने पूछ रहे हैं। तो PCl5 अगर आपने लिया, PCl5 में 2 टाइप का बॉन्ड्स रहता है, इक्वेटोरियल प्लेन में रहने वाला बॉन्ड्स एंड एक्सियल अबोव एंड बिलो द प्लेन है। प्लेन में रहने वाला बॉन्ड एंगल 120, परपेंडिकुलर टू द प्लेन 90 डिग्री रहेगा। इधर 3 इक्वेटोरियल 2 एक्सियल बॉन्ड्स है। सो हमें पता है इक्वेटोरियल एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होने के वजह से, एक्सियल में रिपल्शन ज्यादा होने के वजह से इधर बॉन्ड लेंथ ज्यादा एंड बॉन्ड स्ट्रेंथ कम रहेगा, इसलिए रिएक्शन में जल्दी PCl5 में रहने वाला ये एक्सियल बॉन्ड्स पार्टिसिपेट करेगा। फॉर एग्जांपल PCl5 मैंने लिया, हीट किया तो इमीडिएटली एक्सियल बॉन्ड ब्रेक होके Cl2 प्रोड्यूस करेगा। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, PCl5 मॉलिक्यूल इज रिएक्टिव क्योंकि उसके अंदर वीक एक्सियल बॉन्ड रहा, लेकिन उन्होंने क्या दिया, नॉन रिएक्टिव दिया, इसलिए स्टेटमेंट ये गलत है। तो जैसे हम डिस्कस किया, एक्सियल बॉन्ड्स आर लॉन्गर, इक्वेटोरियल बॉन्ड्स आर शॉर्टर। अगर आपने एक्सियल एक्सियल क्लोरीन के बीच में बॉन्ड एंगल चेक किया तो बॉन्ड एंगल कितना आएगा, 180। अब देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट correct for the given acids, phosphenic acid and phosphonic acid. Actually phosphonic acid nothing but hypophosphorus acid, hypophosphorus acid. Phosphonic acid nothing but orthophosphoric acid, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ये फॉस्फोनिक एसिड अगर आपने देखा, ये मोनोप्रोटिक है, मतलब इसमें H, एक H ओनली ऑक्सीजन के साथ कनेक्टेड, इट इज रिप्लेसेबल, द हाइड्रोजन विच इज कनेक्टेड टू ऑक्सीजन रिप्लेसेबल। इधर 2 हाइड्रोजन रिप्लेसेबल है, इसलिए ये मोनोप्रोटिक, मतलब एक H+ दे सकते हैं। इधर डाइप्रोटिक है, द हाइड्रोजन connected to phosphorus, the hydrogen directly connected to phosphorus cannot cause any acidic nature। तो इसलिए फॉस्फेनिक एसिड मोनोप्रोटिक एंड फॉस्फोनिक एसिड मतलब ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड इट इज डाइप्रोटिक। तो आंसर होगा दिस वन। अच्छा, अब देखेंगे, इधर H3PO2, H3PO2 मतलब और हाइपोफॉस्फोरस एसिड,
हाइपोफॉस्फरस एसिड अगर आपने चेक किया उसमें तो 2 पीएच बॉन्ड्स रहता है, 2 पीएच बॉन्ड्स एंड एक पी डबल बॉन्ड वो एंड एक पी बॉन्ड ओ एच रहेगा। इसलिए द स्ट्रॉन्ग reducing behavior of H3PO4 is due to strength of reducing agent, strength of reducing agent directly proportional to number of p bond H. The hydrogens which are directly connected to phosphorus, reason for the reducing agent strength है, इधर 2 हाइड्रोजन कनेक्टेड टू फास्फोरस, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट के जैसा बिहेव करेगा। तो देखो बेटे इधर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट वैलिड फॉर ऑक्सो एसिड्स ऑफ फास्फोरस। फास्फोरस का अगर आपने सारे ऑक्सी एसिड्स ले देखा, सारे फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स में फास्फोरस sp3 हाइब्रिडेशन में भी रहा, मतलब इन एवरी ऑक्सी एसिड फास्फोरस हैविंग 5 बॉन्ड्स है ना, इसमें 5 बॉन्ड्स में इसमें 4 सिग्मा होने के वजह से हाइब्रिडेशन sp3 एंड इट इज हैविंग टेट्राहेड्रल, मतलब हर एक फास्फोरस ऑक्सी एसिड्स में फास्फोरस गिविंग sp3 hybridization tetrahedral shape and every phosphorus acid having minimum 1 p double bond O and minimum एक p bond OH। लेकिन अगर आपने हाइपोफॉस्फोरस एसिड देखा, उन्होंने क्या बोला, हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज ए डाइप्रोटिक एसिड। पहले जैसे हम प्रीवियस स्लाइड्स में डिस्कस किया, हाइपोफॉस्फोरस एसिड में एक ही OH रहता है। In OH the hydrogen connected to O and which is replaceable ना, द हाइड्रोजन विच इज डायरेक्टली कनेक्टेड ऑक्सीजन ओनली, रीजन फॉर द एसिडिक नेचर, ये तो मोनोप्रोटिक है, ये हाइपोफॉस्फोरस एसिड इज द मोनोप्रोटिक प्रोटिक, लेकिन उन्होंने दिया डाइप्रोटिक, तो उनको क्या चाहिए बेटे, इधर नॉट वैलिड, तो यही पॉइंट नॉट वैलिड है, तो हमारा आंसर क्या होगा, बी। अब देखना बेटे, तो सीधा रिडक्स रिएक्शन और रिडक्स रिएक्शन टॉपिक के रिडक्स टॉपिक्स में आते सीधा डायरेक्ट आपको H3 H4P2O5 H4P2O6 एंड H4P2O7 दिया। ये ऑक्साइड ये ऑक्सी एसिड्स का सेंट्रल एटम का ऑक्सीजन स्टेट फाइंड करना है, तो हमारा ट्रेडिशनल मेथड क्या है, एक हाइड्रोजन का +1 रहेगा, 4 हाइड्रोजन का +4, ये फास्फोरस कितना है, 2 फास्फोरस, उसको ऐसे ही रखने का, एक ऑक्सीजन का -2, तो 5 ऑक्सीजन का -10, तो इसको नॉर्मलाइज करके फाइंड किया तो +3 आएगा। वैसे बाकी ऑक्सी एसिड्स को भी फाइंड किया तो +4 +5 आएगा, तो आपका आंसर क्या होगा, डी। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग थिंग क्या है, देखो बेटे इधर स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है, इसमें यह दिया है कि स्टेटमेंट 1 द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 6th ग्रुप हाइड्रेट्स दिया। 6th ग्रुप हाइड्रेट्स में देखो, अगर आपने 6th ग्रुप लिया, 6th ग्रुप और 16th ग्रुप, इस 16th ग्रुप में H2O H2S H2SE एंड टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है एंड वान वाल मोलर मॉस भी बढ़ रहा है, वान वाल फोर्सेस बढ़ रहा है, तो जनरली वान वाल फोर्सेस टॉप टू बॉटम बढ़ने के वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। सो लेकिन एक्चुअली वान वाल फोर्स के हिसाब से देखा जाए तो H2O लीस्ट होना चाहिए, लेकिन H2O ओनली हाईएस्ट, इसका रीजन क्या है, H2O में हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्मेशन टेंडेंसी है, बाकी में वान वाल फोर्सेस ऑब्जर्व्ड है, लेकिन वान वाल फोर्सेस का कंपैरिजन में, वान वाल फोर्सेस के कंपैरिजन में हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रॉन्गर, तो इसलिए H2O हैविंग सबसे हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, लेकिन उन्होंने दी H2O का लीस्ट बॉइलिंग पॉइंट, इसलिए स्टेटमेंट 1 रॉन्ग है, राइट। वैसे स्टेटमेंट 2 ऑब्जर्व किया, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीजेस विथ इंक्रीज, एक्चुअली सिर्फ
मोलर मास से हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे मैंने अभी डिस्कस किया, सिर्फ मोलर मास लेके बात किया तो वान डेर वाल्स फोर्सेस यूज करके हम एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन इधर H2O में वान डेर वाल्स फोर्सेस के अलावा हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेंडेंसी ले रहा है, इसी के वजह से इधर सिर्फ मोलर मास बॉइलिंग पॉइंट एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उसके साथ साथ हाइड्रोजन बॉन्ड का भी कंसिडरेशन चाहिए। इसलिए स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 दोनों इनकरेक्ट है। थर्मल स्टेबिलिटी, तो जैसे अभी डिस्कस किया, ये 68 ग्रुप हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, साइज बढ़ने के वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है। बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है। बॉन्ड एनर्जी कम होने के वजह से थर्मल स्टेबिलिटी कम होते जा रहा है। H2O having highest thermal stability and H2PO having least thermal stability। तो जनरली हम कोवलेंट कंपाउंड्स में थर्मल स्टेबिलिटी बॉन्ड एनर्जी को लेके एक्सप्लेन करेंगे। इधर बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थर्मल स्टेबिलिटी। अच्छा, तो अब देखिए सेम इधर एसिडिक नेचर भी वैसे एक्सप्लेन करेंगे हम। इधर भी सेम है, टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, सेम हाइड्राइड्स में टॉप टू बॉटम बॉन्ड एनर्जी एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो मतलब H प्लस डोनेटिंग नेचर क्या हो रहा है, डोनेटिंग नेचर, H प्लस डोनेटिंग नेचर इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या है, एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है। तो टॉप टू बॉटम हाइड्रेट्स में एसिडिक नेचर इंक्रीज हो रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या होगा, H2 फर्स्ट ऑप्शन होगा। ओके, अब देखेंगे बेटे इधर, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड हैज प्लानर स्ट्रक्चर। हमें पता है xenon टेट्राफ्लोराइड, xenon टेट्राफ्लोराइड में, xenon टेट्राफ्लोराइड में 4 सिग्मा 2 लोन पेयर रहता है। 4 सिग्मा 2 लोन पेयर रहा तो हाइब्रिडेशन sp3 d2 होगा। इसका ज्योमेट्री अगर आपने चेक किया तो इसका शेप चेक किया, स्क्वायर प्लानर हो जाएगा, स्क्वायर प्लानर। इसी की वजह से हमारा आंसर xenon टेट्राफ्लोराइड। तो बाकी में अगर आपने देखा इधर, फॉर एग्जांपल इसमें 3 सिग्मा 1 लोन पेयर पिरामिडल शेप आएगा, इसमें आई मीन xenon अगर आपने देखा इधर 2 लोन पेयर आएगा एंड 3 सिग्मा आएगा, इसमें इसमें 4 सिग्मा आएगा, 1 लोन पेयर आएगा, इसमें 4 सिग्मा आएगा। तो वैसे तो इधर डिफरेंट ऑक्साइड्स दिया, उनको मैच करने के लिए बोला। सो हमें पता है न्यूट्रल ऑक्साइड कैटेगरी में कौन कौन रहता है बेटे, न्यूट्रल ऑक्साइड मतलब नीदर एसिडिक नॉर बेसिक। न्यूट्रल ऑक्साइड कैटेगरी में CO, NO, N2O है ना, H2O रहता है। इधर तो CO दिया तो न्यूट्रल ऑक्साइड है। मेटल ऑक्साइड बेरियम, मेटल ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। अल्यूमिनियम ऑक्साइड तो एम्फोटरिक है। इधर क्लोरीन नॉन मेटल ऑक्साइड इज द एसिडिक। तो इनका मैचिंग के हिसाब से देखा तो हमारा परफेक्ट आंसर क्या होगा, बी। अब देखिए ओजोन, अगर आपने ओजोन का स्ट्रक्चर देखा, ओजोन इधर वी शेप में रहता है, सेंट्रल एटम ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर रहता है। इधर ऑक्सीजन, इधर एक ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड देगा, दूसरा ऑक्सीजन के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड देगा। अगर इसमें बॉन्डिंग टेंडेंसी अगर आपने ऑब्जर्व किया, इसमें डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड एक पाई बॉन्ड रहेगा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होने के वजह से ये भी सिग्मा बॉन्ड हो जाएगा। इधर O3 में टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड से एंड एक पाई बॉन्ड है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, बी होगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए, तो इट इज बेस्ड ऑन अगेन VS CPR थियरी।
अगर आपने xenon टेट्राफ्लोराइड देखे, स्क्वायर प्लानर शेप है। xenon हेक्साफ्लोराइड देखा अगर आपने, xenon हेक्साफ्लोराइड में क्या हो रहा है बेटे, इसमें xenon हेक्साफ्लोराइड में इसमें 6 सिग्मा रहता है, एक लोन पेयर रहता है। 6 सिग्मा एक लोन पेयर रहने की वजह से ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप रहता है। xenon ट्राइऑक्साइड में 3 सिग्मा एक लोन पेयर रहने के वजह से वो पिरामिडल शेप रखता है। तो अगर उसको कंपेयर किया एंड कनेक्ट किया तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ऑक्सी एसिड से। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड देखा, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड कैसे रहेगा बेटे, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड इधर पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, ये पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड में क्या हो रहा है, एक पेरोक्सी बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड वो एंड 2 ओ एच रहा, तो इसके वजह से देखो ये इधर 3 से मैच हो रहा है। सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड तो नॉर्मल एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे रहेगा, H2SO4 सल्फ्यूरिक, इसमें 2 ओ एच है, 2 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड, जनरली पायरो एसिड्स में क्या रहता है, ब्रिज बॉन्ड रहता है, SOS रहता है, तो ये देखो ब्रिज बॉन्ड रहता है। तो सल्फ्यूरस, सल्फ्यूरस मतलब नॉर्मली कैसे रहता है सल्फ्यूरस, एस डबल बॉन्ड वो OH, 2 OH रहता है, एक डबल बॉन्ड वो रहता है ना। सो इसमें 2 S बॉन्ड OH है एंड 1 S डबल बॉन्ड वो रहेगा इधर, ऑप्शन 2 से कनेक्टेड है। तो ये सब अगर अपने कंपेयर किया तो आंसर डी आएगा। नेक्स्ट, दैट इज मैक्सिमम इधर हाइड्राइड्स ऑक्सी एसिड्स के ऊपर ही ज्यादातर क्वेश्चन आपको दिख रहा है। इधर पेरोक्सी लिंकेज जैसे अपने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया है ना, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, देखो इधर इसमें पेरोक्सी लिंकेज तो है, जैसे मैंने पहले स्लाइड में दिया, पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड का स्ट्रक्चर कैसा रहता है, ऐसा। पेरोक्सी बॉन्ड है। अब देखिए बेटे, ये इनडायरेक्टली ये आयंस ये उनका ऑक्सी एसिड से ही डिराइव किया गया। फॉर एग्जांपल ये एसिड दिया, सो ये H2S4O6 टेट्राथायोनिक एसिड से ही डिराइव किया। इसमें इसका स्ट्रक्चर कैसे रहता है, देखो इसमें सल्फर सल्फर लिंकेजेस है। तो ये आयन जो है थायोसल्फ्यूरिक एसिड से डिराइव किया गया है ना। इसमें यस डबल बॉन्ड यस है। उन्हें क्या पूछ रहे हैं, सल्फर सल्फर लिंकेज पूछ रहे हैं। इधर देखो तो इसमें पायरो लिंकेज रहता है, SOS रहता है। देखिए इसमें भी पायरो लिंकेज है, इसमें भी पायरो लिंकेज रहता है। ये पायरो लिंकेज की वजह से मतलब S2O7, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने S2O7-2 स्ट्रक्चर देखा, कैसे एक पायरो लिंकेज है, एक पायरो लिंकेज है। ये पायरो लिंकेज में देयर इज नो SS कनेक्टिविटी, इसी के वजह से ऑप्शन ये तीनों नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा बेटे, फर्स्ट वन होगा। अब देखिए, अगर आपने ये देखा मतलब हाइड्राइड्स ऑफ 7th A ग्रुप, इसमें सिंपल लॉजिक, इसमें क्या, इसमें भी टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है, इसमें भी टॉप टू बॉटम साइज बढ़ रहा है। टॉप टू बॉटम साइज बढ़ने के वजह से बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है। बॉन्ड एनर्जी कम होते जाने की वजह से एसिडिक नेचर बढ़ रहा है। तो इसलिए स्टेटमेंट 1 भी सही है, स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। सेम सिंपल क्या है, टॉप टू बॉटम सेंट्रल एटम का साइज बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होते जा रहा है, तो H प्लस गिविंग नेचर बढ़ रहा है। तो H जल्दी H प्लस को छोड़ देगा, तो इसलिए इसके एसिडिक नेचर ज्यादा। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया उसके करस्पॉन्डिंग एक्सप्लेनेशन दिया, दोनों सही है। अब देखिए, तो सेम
फॉर एग्जाम्पल अगर आपने देखा इरंट पेयर इफेक्ट के हिसाब से अगर आपने देखा इसमें क्या हो रहा है, उनको क्या चाहिए, नॉट स्ट्रिक्टली, मतलब विच इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट चाहिए इसमें। अगर आपने इनट पेयर इफेक्ट के हिसाब से देखा तो ये सही है, right है, क्योंकि इनट पेयर इफेक्ट के हिसाब से देखा तो लेड को +2 एंड +4 देखा तो +2 स्टेबल है, लेड +4 में रहना नहीं चाहता है, तो इसलिए +4 में रहने वाला लेड इमीडिएटली 2 इलेक्ट्रॉन लेके +2 में जाती, इसलिए लेड इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये बात सही है, ये ऑर्डर सही कनेक्टिविटी है। इधर जैसे प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस किया, टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ता है, इस ये हाइड्रेट्स में भी टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ता है। इधर ये हाइड्रेट्स में भी टॉप टू बॉटम एसिडिक नेचर बढ़ता है। एसिडिक नेचर बढ़ रहा है मतलब हमें मालूम है एसिडिक नेचर के लिए, एसिडिक नेचर के लिए के ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पी के ए, मतलब H2O से H2TE एसिडिक नेचर बढ़ रहा है, मतलब के ए बढ़ना चाहिए, पी के ए कम होना चाहिए, लेकिन पी के क्या थी, इंक्रीजिंग थी, इसलिए ये इनकरेक्टली मैच्ड, तो यही हमारा आंसर होगा। अब देखिए इधर नोबल गैस के बारे में 4 स्टेटमेंट्स दिया, ये 4 स्टेटमेंट्स में कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट पूछ रहा है ना। तो जनरली अगर आपने देखा नोबल गैस स्टेबल कॉन्फिगरेशन की वजह से वो इलेक्ट्रॉन लेने में इंटरेस्टेड नहीं है, तो मतलब इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी कम, मतलब ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव आएगा। तो इसका साइज स्मॉल होने के वजह से, मतलब मोनो एटॉमिक होने के वजह से उसमें पोलैरिटी नहीं रहता है, उसकी वजह से उनका सॉल्युबिलिटी वेरी लेस इन वाटर, क्योंकि वाटर में सॉल्युबिलिटी रहने के लिए उसका अंदर पोलैरिटी होना चाहिए, नहीं तो इधर नोबल गैसेस उनका मोनो एटॉमिक पार्टिकल होने के वजह से उसके अंदर इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन सर लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस विच आर वेरी वीक फोर्सेस, इसके वजह से उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सर वेरी लेस रहता है ना, कंपैरेटिव बाकी का एलिमेंट्स का कंपैरिजन में इसके पास लेस मेल्टिंग पॉइंट्स बॉइलिंग पॉइंट्स आते हैं, लेकिन उन्होंने क्या दिया, हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दी, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। ओके, अब देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर फॉर बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। तो जनरली हम क्या बताते हैं, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी साइज के हिसाब से बताते हैं ग्रुप में। अभी हैलोजन में क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम साइज बढ़ते जा रहा है, बॉन्ड एनर्जी कम होते जाना चाहिए, लेकिन इधर एक्सेप्शन ऑब्जर्व हो रहा है कि इधर क्या हो रहा है, फ्लोरीन में, फ्लोरीन का सरफेस एरिया स्मॉल है, क्लोरीन का सरफेस एरिया ज़्यादा है, ईच फ्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है, वैसे ईच क्लोरीन पे 3-3 लोन पेयर है। इधर अगर आपने देखा क्लोरीन का स्मॉल साइज के होने की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होने की वजह से इंटर एटॉमिक रिपल्शन ज़्यादा रहता है, इंटर एटॉमिक रिपल्शन ज़्यादा होने की वजह से एफ बॉन्ड एफ वीक हो जाता है, एफ बॉन्ड एफ का बॉन्ड एनर्जी इवन लेस देन Cl एंड Br, मतलब बॉन्ड एनर्जी अगर आपने देखा जाए Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन F2 ग्रेटर देन I2, इसलिए तो सही आंसर इज डी। ठीक है, सो फिर वापस हाइड्रेट्स के ऊपर क्वेश्चन है। तो अगर आपने सेवेंथ ईयर ग्रुप हाइड्रेट्स देखा, सेवेंथ ईयर ग्रुप हाइड्रेट्स, सेवेंथ ईयर ग्रुप हाइड्रेट्स में क्या हो रहा है बेटे, सेवेंथ ईयर ग्रुप हाइड्रेट्स में ये क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम, ठीक है, साइज बढ़ रहा है, वान डर वाल फोर्स बढ़ रहा है, मोलर मास बढ़ रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट बढ़ना चाहिए, ठीक है, बढ़ेगा, लेकिन एचएफ एक्सेप्शन देता है, क्योंकि एचएफ के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड देने का टेंडेंसी है, इनका हाइड्रोजन बॉन्ड देने का टेंडेंसी के वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट कंपेयरिंग विथ HCl HBr HI हाई रहेगा, तो द रीजन इज स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, अगर आपने सारे हैलोजेंस देखा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ, तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ देखा बेटे इधर F2 ग्रेटर देन Cl2 ग्रेटर देन Br2 ग्रेटर देन I2। जनरली हम क्या करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ स्टैंडर्ड स्टेट में मिलने वाला हैलोजन को, उसका स्टैंडर्ड स्टेट
उधर से लेके उसका एक्वस आयन तक लेके जाने में, इसका एक्वस स्टेट में रहने वाला एनियन में लेके जाने में जो एनर्जी इन्वॉल्व हुआ वो कंसिडरेशन में लेके उसका रिडक्शन पोटेंशियल हम कंसिडर करेंगे। बेस्ड ऑन रिडक्शन पोटेंशियल वी विल एक्सप्लेन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ। अगर आपने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रेंथ की चेक किया, फ्लोरीन के ज़्यादा रहेगा क्योंकि फ्लोरीन में हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा, एफ माइनस गिव हाइएस्ट हाइड्रेशन एनर्जी ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज एंड इट इज हैविंग लेस बॉन्ड एंड डिसोसिएशन एंथैल्पी। इसी के वजह से F2 बिहेव्स एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर क्या है? F2Cl2 Br2 I2। Ft is the strong oxidizing agent। तो ये ऑर्डर है। देख अभी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इसके पहले स्लाइड में डिस्कस किया। एक्चुअली फ्लोरीन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी Cl2 Br2 से भी कम है, लेकिन उन्होंने हाईएस्ट दिया, इसलिए ये स्टेटमेंट गलत है। हमें तो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट चाहिए। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम डिक्रीजेस, नो डाउट। ऑक्सीडाइजिंग पावर ये अभी डिस्कस किया। अभी देखिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑर्डर कैसे रहते हैं? Cl ग्रेटर देन F ग्रेटर देन Br ग्रेटर देन I रहते हैं। इसमें भी सेम रीजन है। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी मतलब आइसोलेटेड स्टेट में रहने वाला एक एटम इलेक्ट्रॉन को लिया तो आने वाला एंथैल्पी चेंज। अगर आपने क्लोरीन एंड फ्लोरीन ऑब्जर्व किया, इधर फ्लोरीन का साइज स्मॉल है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई रहेगा, इसके वजह से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी कम है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कम है। तो इसलिए ये दोनों ऑर्डर गलत दिया, तो ये दोनों हमारा आंसर्स होगा। अब देखेंगे सेम बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी के लिए ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। F2Cl2Br2I2 से मतलब Cl2Br2 से कम होना चाहिए, है ना? तो इसलिए हमारा आंसर इधर भी क्या चाहिए? नॉट अकॉर्डेंस, मतलब विच इज नॉट करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट। देखिए इसमें सेम बॉन्ड एनर्जी को लेके रॉन्ग है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो सही ऑर्डर है। F इज द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एफिनिटी ऑफ Cl इज हायर, ये तीनों सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये गलत स्टेटमेंट है, तो उनको वही चाहिए, रॉन्ग स्टेटमेंट। अब देखिए प्रिपरेशन ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स, हमें पता है हैबर प्रोसेस में क्या प्रिपेयर करोगे? हैबर प्रोसेस में अमोनिया प्रिपेयर करोगे जनरली हैबर प्रोसेस में। तो हैबर प्रोसेस अगर आपने देखा कैसे रहेगा बेटे, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ मिलके अमोनिया देगा। वैसे प्योर नाइट्रोजन एक्चुअली प्योर नाइट्रोजन एजाइड्स, मतलब देखो बेटे सोडियम एजाइड, अगर सोडियम एजाइड देखा N3- Na+, इधर बेरियम एजाइड, इधर नाइट्रोजन कंटेंट ज्यादा रहने की वजह से हीट करने से आपको प्योर नाइट्रोजन आएगा। वैसे डेकॉन्स प्रोसेस में क्या है? HCl को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर क्लोराइड, इसी के वजह से क्या होगा? ये ऑक्सीडाइज होके Cl2 प्रोड्यूस करेगा। तो क्लोरीन प्रोडक्शन के लिए डेकॉन्स प्रोसेस इज द परफेक्ट। अगर इसका कंपेयर करके अगर आपने देखा तो परफेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बेटे? ये सिंपली हैबर प्रोसेस में अमोनिया and pure nitrogen will be produced by azides due to high nitrogen content and decons में तो Cl2 प्रोड्यूस होगा। कॉन्टैक्ट में तो एक्चुअली कॉन्टैक्ट प्रोसेस में सल्फ्यूरिक एसिड हम तैयार करता है। देखिए ये तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। तो कोई कभी भी हैलोजन मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन अगर हॉट
NaOH के साथ रिएक्ट हुआ तो ये हैलाइड देगा एंड हैलेट भी देगा, आई मीन हैलाइड एंड हैलेट। इधर Cl माइनस है ना, इधर क्लोरेट देगा। इन दोनों में क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट कितना है, -1, इधर क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट +5, इधर क्लोरीन का ऑक्सीजन स्टेट 0, मतलब 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने वाला क्लोरीन -1 में रिड्यूस होगा एंड +5 में ऑक्सीडाइज हो गया। तो स्टैंडर्ड रिएक्शन है। अगर इधर कोल्ड लिया तो कोल्ड केस में क्या आएगा, इधर ClO3 के जगह ClO- आएगा। तो ये स्टैंडर्ड रिएक्शन है। नेक्स्ट, अभी देखो बेटे, इसका एसिडिक नेचर का कैसे एक्सप्लेन कर सकते। जनरली हमारे पास क्या रहता है, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एसिडिक नेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। इधर क्लोरीन देखा तो इधर +1 रहता है, क्लोरीन देखा तो +3, इधर +5 एंड +7। ये स्टैंडर्ड ऑब्जर्वेशन थिंग है। लेकिन इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, HCl ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा है, इससे आने वाला कॉन्जुगेट बेस, इससे आने वाला कॉन्जुगेट बेस हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो इससे आने वाला कॉन्जुगेट बेस हाईली रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड मतलब उसका करस्पॉन्डिंग एसिड इज हाईली एसिडिक। तो इसलिए द ऑर्डर इज सिंपली ऑक्सीजन कंटेंट बढ़ते जाने के वजह से उसका करस्पॉन्डिंग कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल होने वाले, इसलिए एसिडिक नेचर बढ़ते जाएगा। और सिंपल ऐसे भी बता सकते हैं, सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के वजह से, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने के वजह से एसिडिक नेचर बढ़ेगा बोल के भी हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब देखो बेटे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर इनकरेक्ट। वो 3 मॉलिक्यूल बेंड, ये तो देखा हमें बेंड शेप है ना। इधर अगर आपने OF2 देखा, OF2 में एक्चुअली ऑक्सीजन के कंपैरिजन में फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर इसको अगर आपने ब्रेक करके देखा तो आपको वो +2 आएगा, 2 F- आएगा। इट्स नो मोर ऑक्साइड है, ये ऑक्साइड नहीं है, इट इज ए फ्लोराइड, इट इज फ्लोराइड। फ्लोराइड मतलब इट इज ए हैलाइड। लेकिन उन्होंने क्या दिया, ऑक्साइड दी, इसलिए स्टेटमेंट गलत, उनको चाहिए भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो इधर Cl2O7 एनाहाइड्रेट ऑफ पैराक्लोरिक एसिड, एनाहाइड्रेट ऑफ पैराक्लोरिक एसिड मतलब क्या बेटे, मतलब पैराक्लोरिक एसिड इज ClO2, इससे वाटर रिमूव करो, एनाहाइड्रेट मतलब आफ्टर रिमूविंग वाटर आने वाला। तो इधर वाटर रिमूव किया तो क्या आएगा, Cl2O7 आएगा। अब देखो बेटे, बॉन्ड एंगल, जनरली हम केमिकल बॉन्डिंग में डिस्कस किया है कि बॉन्ड एंगल बताने के लिए पहले तो हाइब्रिडेशन निकालना है। सर अगर आपने ClO2 देखा, ClO2 का हाइब्रिडेशन क्या रहता है, sp2 रहता है। तो इन दोनों का हाइब्रिडेशन क्या रहता है बेटे, sp3 रहता है। जनरली sp2 हाइब्रिडेशन में बॉन्ड एंगल ग्रेटर देन, बॉन्ड एंगल sp2 में ग्रेटर देन sp3। अब इन दोनों में हम चेक करेंगे, इन दोनों में क्या हो रहा है बेटे, ClO- इधर डबल बॉन्ड हो, क्लोरीन के पास क्या रहेगा, 2 लोन पेयर रहेगा एंड ऑक्सीजन एंड Cl। जनरली क्या होता है, सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहा, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा रहा तो क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन एक्यूमुलेशन नियर बाय सेंट्रल एटम ज्यादा रहेगा, मतलब इधर बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा रहेगा। तो बॉन्ड पेयर रिपल्शन ज्यादा रहने की वजह से इधर बॉन्ड एंगल थोड़ा बढ़ेगा। तो अभी इसमें थोड़ा बैक बॉन्डिंग टेंडेंसी भी रहता है, क्योंकि क्लोरीन के अंदर खाली वेकेंट ऑर्बिटल रहता है, डी ऑर्बिटल, वेकेंट डी ऑर्बिटल रहता है। देयर इज ए पार्शियल डबल बॉन्ड डेवलप होने के चांस है, इसी की वजह से इधर बॉन्ड एंगल बढ़ने का चांस है। तो आंसर इज डी। तो पहले क्या चेक करने का, हाइब्रिडेशन चेक करने का, बाद में इधर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेक किया तो इधर सेंट्रल एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, एक्यूमुलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मोर, तो डेंसिटी मोर, रिपल्शन मोर, एज ए रिजल्ट बॉन्ड एंगल मोर रहेगा। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड एक्सपेक्ट एग्जिबिट पैरामैग्नेटिक बिहेवियर देने के लिए सिंपली अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इधर देखा तो इधर ClO2 में कैसा है, Cl क्लोरीन का बाहर रहने वाला इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 है, 7 में 4 बॉन्ड बना दिया, बाकी 3 में एक लोन पेयर रहेगा, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहेगा। सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से कैसे बिहेव करेगी, पैरामैग्नेटिक,
है ना। तो CO2 में तो नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, SO2 में भी नो सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये तो केज लाइक स्ट्रक्चर है, इसमें भी कोई सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है। इसी के वजह से इधर ClO2 क्लोरीन डाइऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। अच्छा, तो फिर वापस एसर्शन रीजन टाइप है सर। इधर ICl इंटर हैलोजन, ICl इंटर हैलोजन, I2 हैलोजन। जनरली हमें पता है इंटर हैलोजेंस आर मोर रिएक्टिव देन हैलोजेंस। इसका रीजन क्या है? इंटर हैलोजन में बॉन्ड वीक रहेगा कंपेयरिंग विथ हैलोजन, तो इसी के वजह से ICl मोर रिएक्टिव देन। इधर रीजन स्टेट असर्शन भी सही दिया एंड उसका एक्सप्लेनेशन भी सही दिया, इसलिए बोथ ये एंड मतलब assertion and reason are correct and reason is the correct explanation। जैसे आपको पता है इंटर हैलोजन इज मोर रिएक्टिव देन हैलोजन, वाई? बिकॉज इंटर हैलोजन में बॉन्ड वीक रहेगा कंपेयरिंग विथ हैलोजन। ओके, तो नेक्स्ट इंटर हैलोजेंस। अगर ये इंटर हैलोजेंस देखे तो एक्स एक्स बॉन्ड एक्स, मतलब इसमें एक ही बॉन्ड रहने की वजह से लीनियर शेप है। अगर आपने XX3 दिया, XX3 के एग्जांपल ClF3 लीजिए, ClF3 लिए तो ClF3 में क्या रहेगा? 3 सिग्मा रहेगा, ये 2 लोन पेयर रहेगा, तो शेप कौन सा आता है? टी शेप आता है ना, तो ऑटोमेटिक टी शेप है। X5, इसके लिए एग्जाम्पल आइए 5 लीजिए, इसमें कितना रहता है बेटे? 5 सिग्मा रहता है, एक लोन पेयर रहता है। 5 सिग्मा एक लोन पेयर रहने की वजह से क्या आता है? स्क्वायर पिरामिडल शेप आता है ना, स्क्वायर पिरामिडल। तो whereas XX देखिए 7 सर, इधर ये क्या हैलोजन 7 हैलोजन के साथ मिल रहा है, मतलब IF7, इसमें 7 सिग्मा आता है। 7 सिग्मा रहा तो कौन सा आता है? पेंटागोनल बाइपिरामिड आता है। उसको अगर आपने कनेक्ट किया तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा, आपका आंसर 1।